Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. Today's topic is Niccolo Machiavelli. This is unit number 2. I have already completed unit number 1, that is political theory, and I have started unit 2 in that. This is the fourth topic, and I have also started unit 5 parallelly. In that also I have completed 3 topics. Okay, so ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो भी स्टूडेंट दिसंबर के लिए या उसके आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज कंटेंट विल बी द सेम. थ्योरेटिकल पार्ट आता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट रहता है, डायनेमिक पार्ट बहुत कम ही यूनिट से रहता है, कुछ ही पार्ट्स में करंट अफेयर रहता है, तो वो मैं अपडेट करती रहूँगी. बट जो लोग दिसंबर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो लोग दिसंबर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग के लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इससे पहले ये यूनिट 2 का चैप्टर मैं अपलोड कर रही हूँ एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 5 को मैं पैरेलली लेके चलूँगी. कोशिश यही करूँगी कि पर डे 2 लेक्चर डालूँ, एक यूनिट 2 का और एक यूनिट 5 का, जिससे हमारा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो सके जून के लिए. अदरवाइज़ अगर मैं इन केस कुछ 1-2 यूनिट रह जाती हैं तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको मैं पहले कवर करूँगी. जैसे कि यूनिट 2 को मैंने कवर करना है, फिर उसके बाद यूनिट 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 आर इम्पॉर्टेंट. तो जो इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा, ये या जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्म होते हैं, और जो थोड़ा सा उनको मैं पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और इनके उसके बाद जो है रेस्ट भी मैं कंप्लीट करूँगी. मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी. जून वाले स्टूडेंट्स के लिए बस थोड़ा सा ये है कि अगर सपोज़ 1-2 यूनिट रह जाती है, अदरवाइज़ दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा ही रहेगा. ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ निकोलो मैकियावेली. देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में या जिन भी थिंकर्स को पढ़ा, उसमें हम लोगों ने एक तो कॉन्फ्यूशियस को पढ़ा जो कि चाइना से बिलोंग करते थे. फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेटो, एरिस्टोटल एंड देन मैकियावेली. सी तो प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे, वो ये जो फिलोसफर्स थे ये ग्रीस से बिलोंग करते थे. ये यूरोपियन फिलोसफर, ये एशियन फिलोसफर्स थे. ठीक है, इनका अगर हम टाइमलाइन देखें, जैसे एरिस्टोटल का या प्लेटो का टाइमलाइन देखें, तो प्लेटो का टाइमलाइन क्या था, 1453 के BC के टाइम के इनका टाइमलाइन था. ठीक है, और अगर हम एरिस्टोटल को देखें तो एरिस्टोटल 384 से 322 BC उनका टाइमलाइन था. तो मतलब ये बिफोर क्राइस्ट एरा का टाइम था, BC का टाइम था. और ये निकोलो मैकियावेली का अगर आप टाइमलाइन को देखें तो ये 1469 से 1527 ये AD का टाइम है. ठीक है, तो ये निकोलो मैकियावेली जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका पहले एक थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके जो थिंकिंग है, इनकी जो फिलॉसफी है, ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आए. तो देखिए, सबसे पहले जो कुछ 5-10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली क्या था, कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो कब इमर्ज हुआ. मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इमर्ज हुआ रेनेसांस. ठीक है, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी टर्म को एक्सप्लेन करूँगी मैं 5 to 10 मिनट्स लेके. ठीक है, तो रेनेसांस मीन्स क्या होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल. ठीक है, तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है ये कब इमर्ज हुआ, ये रेनेसांस के पीरियड से स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब था क्या कि पहले तो ये जैसे ये जो प्लेटो एंड एरिस्टोटल हम लोगों ने पढ़े, तो ये एशियन ग्रीस फिलोसफर्स थे, तो इनकी फ़िलासफ़ी में और मॉडर्न थिंकर्स की फ़िलासफ़ी में थोड़ा सा इन लोगों में फ़र्क था. तो वही हम फ़र्क भी देखेंगे, और साथ में मैकियावेली ने अपनी क्या फ़िलासफ़ी दी, और मैकियावेली की जो थिंकिंग थी या उनकी जो थॉट था वो क्यों ऐसा थॉट था, कि उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखेंगे. तो रेनेसांस जो है इसका फ्रेंच वर्ड है, ये इसका मतलब होता है रीबर्थ एंड रिवाइवल, या फिर हम कह सकते हैं कि कल्चरल रिवाइवल. तो जो कल्चरल रिवाइवल था ये कब से स्टार्ट हुआ, 14th सेंचुरी में इटली से स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे मूव हुआ 15th सेंचुरी में फ्रांस, फिर 16th सेंचुरी में इंग्लैंड एंड जर्मनी तक की ये रेनेसां का पीरियड
फ्लरिश हुआ, ठीक है। सो एंड ऑल्सो ये रेनेसॉन्स वॉज अ ह्यूमनिस्ट मूवमेंट। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट मीन्स व्हाट, कि ह्यूमन को सेंटर पे रखता था। जैसे कि अगर एशियन पॉलिटिकल थिंकर्स की अगर आपने देखो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो मैंने इनके लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो अगर उनके आप थॉट को देखिए तो वो स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं। बट ये रेनेसॉन्स का जो पीरियड था, ये पीरियड किस चीज़ को मूवमेंट मतलब फोकस करता था, ये ह्यूमन को फोकस करता था, इसीलिए ये एक ह्यूमनिस्ट मूवमेंट था, ठीक है। एंड विच स्प्रेड टू द स्फेयर्स ऑफ अदर स्फेयर्स ऑल्सो, लाइक इन द स्फेयर्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, एजुकेशन। तो अदर स्फेयर्स में भी धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखने लगा, ठीक है। और ये जो रेनेसेंस है, ये क्या हिस्टोरिकली मार्क करता है, इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मिडिल एजेस टू द मॉडर्न एजेस। देखिए बिफोर रेनेसेंस जो ये रिवाइवल था, ये जो रीबर्थ था, कल्चरल रिवाइवल या कल्चर का फिर से जो रिवाइवल हो रहा था, तो ये रेनेसेंस के पीरियड से पहले, अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को देखें, अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ा हो या मॉडर्न हिस्ट्री, जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ते तो उसमें थोड़ा सा आप यूरोपियन हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, तो यूरोपियन हिस्ट्री में क्या था कि बिफोर 14th सेंचुरी टिल द मिडिल 13th सेंचुरी क्या था कि डार्क एजेस हम उसे बोलते थे, या हम उसे मिडिल एजेस बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद जब रेनेसेंस स्टार्ट हुआ, रेनेसेंस मतलब पीरियड स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये मिडिल एजेस क्या थी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो रेनेसेंस है, ये क्या डिपिक्ट करता है, ये एक ट्रांजिशन, कैसे मिडिल एज से मॉडर्न एज में जो ट्रांजिशन हुआ उसको डिपिक्ट करता है। अब हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री में अगर देखें कि मिडिल एजेस मतलब क्या होता है, ठीक है, तो मिडिल एजेस रिफर टू दैट एरा विच रफली कॉन्साइड विद द पीरियड from the fall of the Roman Empire in the 5th century, late 5th century, to the advent of the Renaissance in the late 14th century, ठीक। मीन्स मिडिल एजेस कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, मिडिल एजेस स्टार्ट था जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ। कब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, 5th सेंचुरी में। आई हैव मैंशनड हियर ऑल्सो इन ब्लैक कि जो रोमन एम्पायर का फॉल हुआ वो कब हुआ, 5th सेंचुरी बीसी में, लेट 5th सेंचुरी बीसी से रोमन एम्पायर का जब फॉल हुआ, उसके बाद चर्च जो है उसने टुक कर लिया पावर को, ठीक है। और ये कब तक चलता रहा, ये जब तक रेनेसांस स्टार्ट नहीं हुआ। और रेनेसांस कब स्टार्ट हुआ, ये पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 14th सेंचुरी से रेनेसांस स्टार्ट हुआ। So from 15th century to 14th century we can say that period or that age was middle ages, ठीक है। अब ये एज को, जो मिडिल एज था, इसको हम लोग डार्क एजेस क्यों कहते थे, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या था कि जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी वो कैसी थी, फ्यूडलिस्टिक थी, या फ्यूडलिज्म ऑर्गेनाइजेशन था। अब फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि जो किंग था, किंग रूल करता था, ठीक है, बट जो लैंड जिसको जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ में लैंड को होल्ड करते थे लैंड होल्डर्स, उनको फ्यूडल्स एंड सर्व्स में सोसाइटी डिवाइड थी, ठीक है। फ्यूडल्स वो होते थे जो ज़्यादा अमाउंट लार्ज क्वांटिटी में लैंड होल्डिंग जिनके पास थी, और सर्व्स कौन थे, जो उन लैंड्स पे वर्क करते थे, एक तरह से मजदूरी करते थे, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, फ्यूडलिज्म वाली थी। पॉलिटिकल में अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में जो सुप्रीमेसी थी वो किस चीज़ की थी, चर्च की थी, ठीक है। मतलब चर्च जो है वो पॉलिटिक्स को हैंडल करता था, तो एक तरह से रिलीजियस हैंडलिंग थी। तो जब चर्च अगर पॉलिटिक्स को हैंडल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस सोसाइटी में किस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टीचिंग को प्रमोट किया जाएगा, ओके। तो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए था उसको वो रुक गया था, वो स्टैग्नेट हो गया था, रुक गया था। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते थे, डार्क एजेस कहते थे। फिर जब दिस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब 1250 AD में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि चर्च की या किंग की अथॉरिटी को थोड़ा सा लेस पावर हो गई, और किसकी अथॉरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लॉ की अथॉरिटी को इंपॉर्टेंस दी गई। क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था, एक लॉ था विच इज़ अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हुए। फिर जो चर्च की अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे वीक होने लगी, और उसको टेक ओवर किसने कर लिया, रेनेसां का जब पीरियड आया तो धीरे धीरे
सिनेरियो चेंज होने लगा यूरोपियन हिस्ट्री में। तो आई होप आपको ये मिडिल एजेस समझ में आएगा। ये मैं क्यों आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से ही मैकियावेली की थॉट प्रोसेस आपको समझ में आएगी। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था ये कब से इमर्ज हुआ, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, रेनेसां के पीरियड से स्टार्ट हुई। रेनेसां की पीरियड, जो रेनेसांस की पीरियड थी, ये क्या है, ये कल्चरल रिवाइवल था। ठीक है, 14th सेंचुरी में सबसे पहले इटली से स्टार्ट हुआ क्या, जब और मतलब 40 पहले फ्यूडलिज्म को भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको मैं पूरी स्टोरी समझाती हूँ। तो फ्यूडलिज्म क्या है कि जो किंग था वो क्या करता था, ग्रांटेड लैंड टू द नोबल्स या लॉर्ड्स को लैंड देता था, और इन रिटर्न ये जो नोबल्स थे ये किंग को क्या देते थे, ये एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करते थे, ये लॉयल्टी और मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो किंग जो है लैंड होल्डर्स को लैंड देता था, और उसी लैंड्स पे सर्फ्स जो लोग थे या जो पेजेंट लोग से, वो लोग क्या करते थे, उन लैंड पे वर्क करते थे, और उनको फिर लैंड होल्डर्स जो था वो किंग को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता था। इस वजह से किंग जो है उनको लैंड देता था और किंग प्रोटेक्शन भी देता था। ठीक है, तो ये फ्यूडलिज्म था, और ये कह सकते हैं फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी इस टाइप की होती थी। लेकिन अब इस टाइप की सोसाइटी में होने की वजह से क्या था कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। एक तरह से जो लोग, बस जिन लोग के पास लैंड थी वो एज अ मालिक वर्क करते थे, और जिन बाकी सारे रेस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी उसको भले उसके पास कुछ अलग टाइप की कैपेबिलिटीज़ हो या अलग टाइप की कुछ उनके अंदर काबिलियत हो, जैसे आर्ट या लिटरेचर में या अदर चीज़ों में इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी भी हो सकती थी, बट वो सब चीज़ें नहीं कर पाते थे बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते थे, लैंड होल्डिंग्स नहीं होती थी। तो उनके पास जो लैंड होल्डर्स थे, जो वी कैन से दैट जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्हीं के लैंड में वर्क करना रहता था, अपनी किसी तरह से दिनचर्या को चलाना था, अपना पेट पालना रहता था। तो सारे के सारे लोग एज अ पेजेंट वर्क करते थे, सर्फ वर्क करते थे। तो जब लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं थी कि फ्रीडम ऑफ टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, तो जब फ्रीडम ही नहीं थी, वो लिबर्टी ही नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। तो इसीलिए उस पीरियड को क्या बोलते थे, डार्क पीरियड्स बोलते थे। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डार्क पीरियड क्या था। फिर जैसे जब 1453 में, आप क्रोनोलॉजी को समझना, ठीक है, क्रोनोलॉजी को एक बार मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इस क्रोनोलॉजी को देखिए क्या है कि ये जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ तो फिर अब इसको किसने होल्ड कर लिया था, किसने अटैक किया था, तुर्क्स ने अटैक किया था। तुर्की के जो लोग थे, तो तुर्क्स ने अटैक किया था, और तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया था। तो फिर वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, तो जो ग्रीक स्कॉलर्स वहाँ पे रह रहे थे, वो धीरे धीरे किधर को फ्लड हुए, वो इटली में आने लग गए। और फिर जब वो इटली में आए, तो क्योंकि ग्रीस स्कॉलर्स के पास जो थे बहुत अच्छा ब्रिलियंट माइंड था, तो वो अपने साथ साथ इटली में ब्रिलियंट आइडियाज़ को भी लेकर आए। ठीक है, और फिर एक चीज़ और उस टाइम पे हो रही थी, सिंस 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, फिर उसके बाद जो है इटली में ग्रीक स्कॉलर्स आ गए, और जब ग्रीक स्कॉलर्स इटली में आए तो वो अपने साथ बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ को लेकर आए। और प्रिंटिंग प्रेस भी उसी टाइम पे उसका इन्वेंशन हुआ 1445 में। 1492 में अमेरिका का डिस्कवरी हुआ। तो ये सब जो इवेंट्स थे इस टाइप, ये कुछ इवेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं रेनेसांस को, ये मीन्स रिवाइवल, कल्चरल रिवाइवल होना है या फिर से रीबर्थ होना ऑफ मॉडर्न थॉट्स, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्पैक्ट किया। और फ्यूडलिज्म जो या फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट मतलब जहाँ पे ह्यूमंस को ज़्यादा सेंटर इम्पोर्टेंस दी गई एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स। और लिटरेरी, साइंटिफिक और फिलोसफिकल वर्क जो था ग्रीस का और रोम का, ये फ्लरिश होने लग गया। ठीक है, तो जब ये ऐसे फ्लरिश होने लगा तो लोगों फिर मॉडर्न थॉट का भी डेवलपमेंट होने लगा। 1648 में फिर जब ट्रीटीज़ ऑफ वेस्टफेलियाज हुई तो वहाँ पे न्यू नेशन स्टेट्स इमर्ज होने लग गए। तो जब न्यू स्टेशन, क्योंकि ये जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई 1648 में, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उसमें यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। मैं आपको ये क्रोनोलॉजी सिर्फ
इसलिए समझा रही हूँ, थोड़ा सा मैकियावेली का बैकग्राउंड दे रही हूँ कि मैकियावेली का थॉट क्यों वैसा था। अभी जो ये बैकग्राउंड आप समझ लेंगे ना, तो फिर आपको मैकियावेली के थॉट को समझने में क्योंकि ये पहले मैकियावेली वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो ये पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर थे, तो इनकी जो थॉट थी, जो मॉडर्निटी वाली थॉट थी, इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा रही हूँ कि क्यों इनकी थॉट में थोड़ा सा मॉडर्निटी थी। रीज़न इसका यही था कि उनके टाइम पे ये रेनेसांस पीरियड चल रहा था, उससे पहले डार्क एजेस चल रहे थे। मैंने आपको डार्क एजेस समझाया। डार्क एजेस क्या थे, जिसमें कि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, पॉलिटिकल पावर को कौन होल्ड करता था, चर्च होल्ड करता था। उस टाइम पे डार्क एजेस में सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टीचिंग्स होती थी। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फिर जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ 1453 में, फिर धीरे धीरे मतलब क्योंकि टर्की ने उसको ऑक्युपाई कर लिया था, तो फिर वहाँ के जो ग्रीस स्कॉलर्स थे वो मूव ऑन वो किधर की तरफ आए, वो इटली में आए। तो इटली में जब आए तो वो अपने साथ कुछ न्यू आइडियाज़ और लेकर आए, मॉडर्निटी स्टार्ट हुई, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, तो रेनेसांस जो है वो पीरियड बढ़ने लगा, कल्चरल रिवाइवल बढ़ने लगा, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फिर 1648 में जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, तो फिर न्यू नेशन स्टेट इमर्ज हुए, जैसे कि इंग्लैंड। क्योंकि पहले क्या था, रोमन एम्पायर एक एम्पायर था। अगर आप मैप को देखेंगे ना, तो रोमन एम्पायर में बहुत सारी चीज़ें आती थी, जिसमें कि बार्सिलोना और ये सब इंक्लूड होता था। फिर धीरे धीरे वो रोमन एम्पायर टूटा। रोमन एम्पायर के बाद चर्च ने होल्ड किया, मिडिल एजेस आई, फिर उसके बाद टर्की ने आके अटैक किया। जब टर्की ने अटैक किया तो फिर ग्रीस के स्कॉलर्स इटली की तरफ आए। तो फिर उसके बाद जो एक यूरोप जो कंसोलिडेट था, वो धीरे धीरे न्यू नेशन स्टेट इमर्ज होने लग गए। इंग्लैंड बना, फ्रांस बना, स्पेन बना, जर्मनी बना। बट इटली अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ था। इटली अभी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड था। तो अब ये जो मैकियावेली थे वो कहाँ के थे, वो इटली के थे। ठीक है, आपको मैं बैकग्राउंड समझा रही हूँ। इटली कहाँ, मतलब मैकियावेली कहाँ से थे, बिलोंग करते थे, वो इटली से बिलोंग करते थे। सिंस मैकियावेली जो थे वो बहुत ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड फिलोसोफर, दैट्स वाई ही प्लीडेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एज अ नेशन स्टेट। तो मैकियावेली भी इटली को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी बन गए थे, एक न्यू नेशन स्टेट बन चुके थे। और मैंने यूनिट 5 में आपको नेशन स्टेट और स्टेट इन सब का डिफरेंस भी समझाया है। तो जो स्टूडेंट न्यू हैं, तो प्लीज़ आप जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको इसमें अपलोड किए हैं इस सीरीज़ में, आप उनको ज़रूर देखिए। आप देखेंगे, जब इन सभी लेक्चर्स को देखेंगे, ये जो लेक्चर्स हैं सिर्फ और सिर्फ यूजीसी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ। दीज लेक्चर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स तो मैं ओपी गाभा से भी आपको इसमें नोट्स इंक्लूड कर रही हूँ, और इसीलिए जो ये यूनिट 2 है, इनके लेक्चर्स फुल थोड़ा सा डिले होके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी उस बुक को भी रीड करके उसके भी नोट्स को मैं इस पर इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाए। आप जब इन लेक्चर्स को देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे अच्छे से, तो फिर ओपी बाबा को रीड करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो इसलिए, और दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ ये जो लेक्चर्स हैं, ये जून वाले यूजीसी जो नेट जून में एग्ज़ाम है, सिर्फ उसके ही लिए नहीं है, ये आगे दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। और जो करंट इवेंट्स होंगे या कुछ करंट अपडेशन होगा, तो वो मैं फिर दोबारा से कर दूँगी करंट अपडेशन, बट ये आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या था, मैकियावेली जो है वो इटली से बिलोंग करते थे, और इटली में, क्योंकि इटली बहुत ही पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड थी, पावर जो है वो कंसोलिडेटेड नहीं थी, करप्ट पीपल जो थे थोड़े करप्ट हो चुके थे। तो मैकियावेली बहुत ही बड़े भक्त थे अपने देश को लेके, पैट्रियट थे और फिलोसोफर थे। तो वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो सके एक नेशन स्टेट की तरह, जैसे कि अदर नेशन स्टेट बन चुके थे यूरोप में, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। ठीक है, सो इसलिए जो मैकियावेली पे रेनेसांस का और जो अदर नेशन स्टेट इवॉल्व हुए थे, इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा, और इनकी फ़िलासफ़ी पे भी उस इम्पैक्ट को देखा जा सकता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी इस तरह से आता है कि बोला जाता है कि जो मैकियावेली हैं वो ही इज़ द चाइल्ड ऑफ द रेनेसांस, जो उन्होंने उनके टाइम पे जो पीरियड चल रहा था, उसी पीरियड का ही इन्फ्लुएंस उनके थॉट पे पूरा का पूरा दिखता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो बैकग्राउंड है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि निकोलो मैकियावेली एक्चुअली इनके क्या
थॉट था। इनकी फ़िलासफ़ी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो निकोलो मैकियावेली ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इटली। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था 3 मई 1469 में। एट अ टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फ्लोरेंस इटली। जब इनका जन्म हुआ था तो उस टाइम पे इटली पे क्या चल रहे थे? कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है। किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे? रिपब्लिकन लीडर्स और मेडिसिस की फैमिली की। मेडिसिस जो था ये क्या कौन थी? ये फैमिली जो थी वो एज अ मोनार्की वहाँ पे रूल करती थी इटली में, ठीक है। तो जो मैकियावेली थे वो उनके मतलब ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ अपोजिशन। तो वो उस टाइम पे बॉर्न हुए थे जिस टाइम पे इटली में लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी रिपब्लिकन लीडर्स के बीच में और ये मोनार्की वाली फैमिली जो जो किंग बनी थी, जिस फैमिली से, मेडिसिस फैमिली से, उन लोग दोनों के बीच में क्योंकि लड़ाई चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी। तो इसीलिए जो मैकियावेली के थॉट में आप देखेंगे कि उन्होंने 2 बुक लिखी थी। एक द प्रिंस बुक लिखी थी और एक इन्होंने द डिस्कोर्सेज बुक लिखी थी, और द डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग। तो दोनों में उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे वर्क लिखा था। जो प्रिंस में उन्होंने मोनार्की को और प्रिंस मोनार्की को प्रमोट एक तरह से किया था, और प्रिंस में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब जो एक सिंगल रूलर जो पूरे रूल करेगा उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको उन्होंने बताया था। फिर लेटर स्टेज में जब उनको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रिंस को और वो मेडिसिस जो ये वाली फैमिली थी, इस फैमिली को सपोर्ट करते थे, तो इसीलिए इनको जो है जेल में भेज दिया गया था। तो उसके बाद जब वो जेल के से छूट कर वापस आए थे तो उन्होंने फिर द डिस्कोर्सेज बुक लिखी, और उस बुक में उन्होंने रिपब्लिकन को गवर्नमेंट को प्रमोट किया, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल एक दे दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो कि तो जो मैकियावेली थे ही वॉज अ सन ऑफ सिविल लॉयर। वो एक सिविल लॉयर के बेटे थे, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका भी मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा इजी रहेगा समझने के। तो जो इटली में थी, इटली में मोनार्की रूल कर रही थी। लोरेंजो डी मेडिसी, ये लोरेंजो डी मेडिसी जो थे उनकी फैमिली मतलब रूल करती थी वहाँ पे। फिर उसके बाद लोरेंजो डी मेडिसी के बाद उनके बेटे ने रूल करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मोनार्की थी तो मोनार्की में तो हेरिडिटरी मोनार्क्स ही होते हैं। पीरो डी मेडिसी आ गए थे। फिर पीरो डी मेडिसी को 1494 में एक्सपल कर दिया था, उनको बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। और इनका मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैकियावेली जो थी वो चाहते थे वो ये फैमिली थी ना, मेडिसिस फैमिली, तो मेडिसी फैमिली को भी वो खुश करना चाहते थे, क्योंकि वो पहले क्योंकि उनके फादर जो हैं और उनकी फैमिली इस मेडिसी फैमिली से बिलोंग, मतलब कहीं ना कहीं उनका रिलेशन था। बट जब उनको आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर्स ही वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम हिज कंट्री, उनको अपनी कंट्री से देश निकाला, उनको निकाल दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने द प्रिंस भी लिखा, फिर उसके बाद वो वापस आए, फिर उन्होंने डिस्कोर्सेज बुक लिखी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ये अब दूसरा पॉइंट इनका देखिए क्या है कि ये पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या साइंटिस्ट भी कहलाते थे। अब इनकी जो थॉट था इनके ऊपर रेनेसांस का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैकियावेली कौन थे। मैकियावेली जो है वो फ्लोरेंस इटली में बॉर्न हुए, ठीक है। और वो ऐसे टाइम पे बॉर्न हुए जब इटली में लड़ाई चल रही थी, किसके किसके बीच में? रिपब्लिकन लीडर्स के बीच में और मेडिसिस फैमिली के बीच में। क्योंकि मेडिसी फैमिली क्या थी, वो मोनार्की वहाँ पे थी, और रिपब्लिकन लीडर्स, क्योंकि मॉडर्न रेनेसांस का इम्पैक्ट दिख रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने बोला कि नहीं, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऐसी उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी इटली में। तो और उस टाइम पे मैकियावेली का जन्म हुआ, और मैकियावेली का इस लड़ाई का, इस कॉन्फ्लिक्ट का उनके फिलॉसफी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और साथ ही साथ रेनेसांस का भी इम्पैक्ट जो है मैकियावेली पे पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि रेनेसां का क्या इम्पैक्ट पड़ा मैकियावेली पे। तो द रेनेसां सिग्निफाइड व्हाट, रेनेसां क्या सिग्निफाई करता है? द रीबर्थ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इन द अटेनमेंट ऑफ लिबर्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक। तो रेनेसां क्या बताता है कि एक लिबर्टी होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, पॉजिटिविटी होना, इस चीज़ का रिबर्थ और रिवाइवल लोगों के अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कल्चरल एज वेल एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इटली एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो ये जो रेनेसांस था ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये सबसे पहले इटली से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो ग्रीस फिलोसफर्स या स्कॉलर्स थे वो
कहाँ, वो ग्रीस से इटली की तरफ आए थे, और इटली में जब आए तो वो अपने साथ न्यू आइडियाज़ और लेकर आए थे। तो जो रेनेसा का इम्पैक्ट था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो इटली से स्टार्ट हुआ था, और फिर वो धीरे धीरे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में फैलने लग गया था। ठीक है, तो सो इट रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमैनिज्म। ठीक, इसने किस चीज़ को रिवाइव किया, जो लोगों के अंदर एक इंक्वायरी की भावना रहती थी, ह्यूमैनिज्म था। ह्यूमैनिज्म मीन्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ह्यूमन नेचर को सेंटर पे रखना, अपनी फिलॉसफी में ह्यूमंस को सेंटर पे रखना। ठीक है, तो लोगों ने जब ये इस चीज़ का, जब रेनेसा का इम्पैक्ट ये हुआ, तो लोगों ने कहीं ना कहीं चर्च पे की जो रूल था उस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, मोनार्की पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, एनी टाइप ऑफ करप्शन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। और मैक्वेली क्या चाहते थे, मैक्वेली ही ड्रीम्ड ऑफ अ यूनाइटेड, रीजनरेटेड एंड ग्लोरियस इटली एज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि मैक्वेली एक बहुत ही यूनाइटेड, बहुत ही ग्लोरियस इटली चाहते थे। वो चाहते थे कि इटली बहुत ही फ्लरिश करे, ग्लोरियस हो और यूनाइटेड हो, जो इसमें फ्रेगमेंटेशन है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है वो ना रहे, और एक ये मॉडर्न नेशन स्टेट बन जाए। ठीक है, तो इटालियन यूनिफिकेशन जो था, दैट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकियावेली, एंड दिस थिंग, जो इनका ये ऑब्जेक्टिव था, ये ऑब्जेक्टिव का ही इम्पैक्ट उनकी फिलॉसफी पे दिखता है। और हेरोल्ड जो लास्की जो थे, लास्की ने उनके लिए ये भी बोला कि द होल ऑफ रेनेसांस इज़ इन मैकियावेली। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मैकियावेली क्योंकि उस पीरियड से बिलोंग करते थे जब रेनेसां चल रहा था या रिवाइवल चल रहा था, तो इसीलिए लास्की ने उन पे ये भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी रेनेसांस का इम्पैक्ट था, या जो भी रेनेसा का इम्पैक्ट मैकियावेली पे बहुत पड़ा। तो ये जो स्टेटमेंट था, द होल ऑफ अ रेनेसा इज़ इन मैकियावेली, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ अब आपने ये देख लिया कि मैकियावेली बैकग्राउंड देख लिया, इटली का क्या बैकग्राउंड उस टाइम पे चल रहा था, मैकियावेली का इम्पैक्ट, जो मैकियावेली पे रेनेसांस का क्या इम्पैक्ट था, रेनेसांस क्या था, मिडिल एजेस क्या था, ये सब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर के को कैसा डिफाइन किया, मतलब मैकियावेली के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर कैसा होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड ह्यूमन नेचर हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। मैकियावेली ने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि जैसे कि हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है, तो ह्यूमन का लेकिन जो नेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख लें तो ह्यूमन का जो नेचर है वो कांस्टेंट है। भले ही कई मतलब लोग बदलते जा रहे हैं, बट नेचर जो होता है इंसान का वो एक ही जैसा है। अब उन्होंने इंडिविजुअल को क्या क्या बताया कि इंडिविजुअल कैसा होता है या ह्यूमन का नेचर कैसा होता है। तो उन्होंने बोला ह्यूमन नेचर जो है बहुत ही विकेड होता है, सेल्फिश होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। ह्यूमन बहुत ही सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। और उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो हैं वो फंडामेंटली वीक होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो बहुत ही एग्जिबिशनिस्ट होते हैं। एग्जिबिशनिस्ट मतलब कि इस तरह से बिहेव करते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा वैगन मैनर में बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं ताकि अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके। बहुत ही आर्टिफिशियल होता है ह्यूमन का नेचर, और वो हमेशा डेंजर, किसी प्रकार के डेंजर से हमेशा एंग्शियस होते हैं। उनके अंदर एक डर होता है कि कोई डेंजर ना हो सके, उनके कोई हार्म ना हो सके, और वो हमेशा अपने प्रॉफिट और गेन के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। तो मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर को कैसे डिफाइन किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने बोला कि ह्यूमन नेचर जो है बहुत ही विकेड होता है, बहुत ही सेल्फिश होते हैं, दे आर वेरी इगोइस्टिक, उनका जो अनग्रेटफुल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, it was only under compulsion or when there was a personal gain that an individual was ready to do well। ठीक, उन्होंने ये भी बोला कि इंडिविजुअल जो है वो तभी अच्छा करने के बारे में सोचेगा जब उसका कोई पर्सनल गेन होगा, जब उसे कोई पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉफिट दिखेगा जिस काम में, बस उसी चीज़ पे वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं डाल सकता। वो बहुत ही सेल्फिश और विकेड होते हैं। इंडिविजुअल वुड रेडली फॉरगिव द मर्डर ऑफ हिज फादर। यहाँ तक कि इतना बोल्ड स्टेटमेंट मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर पे बोला। मैकियावेली ने ये भी बोला कि इंडिविजुअल इतने ज़्यादा मतलब सेल्फिश होते हैं कि वो अपने फादर का मर्डर किसने किया इस चीज़ को फॉरगिव कर सकते हैं, इस चीज़ को भूल सकते हैं और उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ही विल नेवर फॉरगिव द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी ने, कोई व्यक्ति ने, मतलब देखिए कितना बोल्ड स्टेटमेंट दिया मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर पे कि जैसे कि प्लीज़ होल्ड, वेट अ मिनट।
प्लीज़ होल्ड करिए 5 मिनट के लिए। यस, सॉरी फॉर वेटिंग। सो आप यहाँ तक मैंने देखा, आपको समझाया कि जो ह्यूमन नेचर का आइडिया मतलब कैसा था ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन जो होते हैं बहुत ही विकेड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, और वो अगर सपोज़ उनके फादर को किसी ने, अगर जिस व्यक्ति ने मारा है, वो उसको एक बार को माफ़ कर देंगे, पर अगर उसी व्यक्ति ने उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा है तो वो फिर इस इंसान को ह्यूमन माफ़ नहीं करेगा। तो इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट। देखिए, मैकियावेली के थॉट को समझने के लिए 2 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैकियावेली ने जो स्टेट क्राफ्ट का आइडिया दिया था, मीन्स कि स्टेट क्राफ्ट क्या है, एक तरह से आर्ट ऑफ मैनेजिंग द स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने की एक कला है स्टेट क्राफ्ट। तो मैकियावेली ने प्रिंस कैसा होना चाहिए, तो उनकी एक जो बुक थी द प्रिंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो उस बुक में उन्होंने पूरा का पूरा स्टेट क्राफ्ट के बारे में ही एक्सप्लेन किया था कि स्टेट क्राफ्ट क्या है और प्रिंस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्रिंस मीन्स जो रूल करेगा, जो राजा है, राजा के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और दूसरा उनका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब इम्पॉर्टेंट थॉट था, वो उन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया था। उन्होंने बोला कि एथिक्स अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं मैकियावेलीज स्टेट क्राफ्ट। मैकियावेली ने स्टेट क्राफ्ट के बारे में क्या बोला। सी, मैकियावेली एज अ डेविल्स डिसाइपल एंड डेस्पॉट्स ट्यूटर। मैकियावेली को क्या बोला जाता है, डेविल्स डिसाइपल बोला जाता है, ठीक है। और डेस्पॉट्स ट्यूटर। डेस्पॉट मतलब जानते हैं क्या होता है, डेस्पोटिक रूलर, मतलब जो बहुत ही अथॉरिटेरियन जो रूलर होता है, मोनार्की। मतलब मैंने बताया ना, जो मोनार्की जो है वो क्या हो जाती है, जब करप्ट हो जाती है तो उसको डेस्पोटिक रूलर बोलते हैं। तो डेस्पॉट्स ट्यूटर, उनके ट्यूटर होना, इस मैकियावेली को एज रिगार्ड किया गया इस तरह से। और या फिर उन्हें डेविल्स डिसाइपल भी कहा गया कि मतलब वो डेविल के भक्त थे, ठीक। ये एक तरह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। बट आप सुनिए क्यों ऐसा बोला गया कि मैकियावेली को डेविल्स डिसाइपल और डेस्पॉट्स ट्यूटर ऐसे बोल्ड वर्ड उनको क्यों दिए गए। तो आप समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि स्टेट क्राफ्ट क्या है। स्टेट क्राफ्ट क्या है, इट इज़ एन आर्ट एंड टेक्निक फॉर मैनेजिंग द स्टेट अफेयर्स। स्टेट क्राफ्ट मीन्स कि एक तरह से कला है या टेक्निक कि कैसे हम स्टेट अफेयर्स को मैनेज करें, ठीक है। कंसोलिडेटिंग द स्टेट पावर इन फेस ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम फॉरेन पावर्स, ठीक। स्टेट क्राफ्ट को हम और कैसे समझ सकते हैं, इट इज़ एन आर्ट और टेक्निक ऑफ कंसोलिडेटिंग द स्टेट पावर। स्टेट पावर को कंसोलिडेट करना कब, जब फॉरेन पावर्स जो हैं एज अ थ्रेट है हमारे लिए, मतलब पर्टिकुलर स्टेट के लिए फॉरेन पावर थ्रेट कर रहे हैं, और उस टाइम पे इस पावर को कंसोलिडेट करना। मैकियावेली बिलीव्स दैट व्हेन पीपल आर करप्ट अ स्टेट शुड बी फाउंडेड बाय अ सिंगल मैन। देखिए, आप इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। यहीं से इसीलिए मैकियावेली को डेविल्स डिसाइपल या डेस्पॉट्स ट्यूटर भी कहा गया है।
मैकविली ने क्या मतलब मैकविली ऐसा बिलीव करते थे कि अगर पीपल करप्ट है, क्योंकि देखिए इससे पहले मैं आपको ह्यूमन नेचर का आपको समझाया कि अकॉर्डिंग टू मैकविली उन्होंने ह्यूमन नेचर को कैसा बताया, बहुत ही सेल्फिश, विकेड एंड ऑल दैट, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला जब पीपल जो है वो करप्ट हो जाएं तो स्टेट कैसा होना चाहिए, फिर स्टेट जो है उसको कैसा सिंगल मैन फाउंड करे, मतलब स्टेट पे रूल कौन करे, एक सिंगल मैन रूल करे जो कि ना ही सिर्फ मॉरल और सोशल कैरेक्टर को शेप करे बल्कि वो लॉ गिवर भी हो, आर्किटेक्ट भी हो स्टेट एंड सोसाइटी का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैकविली इफ पीपल आर करेक्ट देन हु शुड बी द रूलर, मोनार्की, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी मोनार्की, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, अगर पीपल करेक्ट है तो मोनार्की होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी था मैकविली का था, men should either be treated generously or crushed because they take revenge for slight injuries। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। men should be either treated generously, मतलब अकॉर्डिंग टू मैकविली ने क्या बोला कि जो इंसान है, व्यक्ति है, उसको या तो बहुत ही प्यार से ट्रीट करो और या तो उसको पूरी तरीके से कुचल दो, क्योंकि अगर उसको प्यार, मतलब अगर आपने मिडल वाला ट्रीटमेंट दिया कि उसके साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी भी किया और पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं किया, तो वो रिवेंज लेगा, क्योंकि रिवेंज की जो क्वालिटी है वो इंसानों के अंदर होती है, ठीक है। तो अगर उसे थोड़ा सा भी दिक्कत पहुंची है, किसी भी तरह की इंजरी हुई है, तो वो उस चीज़ का रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। तो या तो इंसान के साथ बिल्कुल प्यार से ट्रीट करिए और या तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। सो ये भी एक तरह से एक्सट्रीम थॉट था उनका, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो हैं, फिर से मैं समझाती हूँ कि उन्होंने ह्यूमन नेचर को कैसा बताया। मैकविली ने बोला कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही अनग्रेटफुल है, फिकल है, बदलता रहता है, बहुत ही झूठे हैं, लायर हैं, धोखाधड़ी अंदर होती है। तो ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, बहुत ही फिकल माइंडेड होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं एंड शन डेंजर एंड आर ग्रेडी फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए वो बहुत ही ग्रीडी होते हैं। तो तभी तो उन्होंने ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो दी कि भाई या तो उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो या तो उनको बहुत प्यार से ट्रीट करो इंसान को। और दूसरी चीज़ कि इंसान जो है वो अपने फादर के मर्डर किसने किया इस चीज़ को भूल सकता है, बट उसके प्रॉपर्टी को किसने लिया इस चीज़ को वो नहीं भूल सकता। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्टेट क्राफ्ट को उन्होंने क्या बताया और स्टेट क्राफ्ट को बताने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो दिए। अब मैकविली ने जो बुक थी उनकी द प्रिंस, मैंने आपको बताया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। तो ये जो मैकविली की बुक थी द प्रिंस, उसमें उन्होंने प्रिंस को, मतलब जो राजा है उस राजा के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसको कुछ एडवाइस देती। अब क्या क्या एडवाइस दी उनको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैकविली ने बोला कि एज ह्यूमन्स आर सेल्फिश, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं। तो अ प्रिंस मस्ट रूल इन सच अ मैनर दैट पीपल विल बिलीव दैट एक्शन ऑफ द प्रिंस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक। तो अब उन्होंने क्या एडवाइस दी प्रिंस को, जैसे कि इंडियन थॉट में कौटिल्य थे ना, कौटिल्य ने नीति कूटनीति बताई कि कैसे कैसे राजा को कैसे वर्क करना चाहिए, उसी तरह कह लीजिए आप मैकविली को भी उन्हीं से थोड़ा बहुत कंपेयर किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में कि कैन वी कंपेयर कौटिल्य विद मैकविली, कौटिल्य's थॉट विद मैकविली's थॉट एंड किस मैनर में बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे कि मतलब मैकविली के अकॉर्डिंग प्रिंस कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने राजा को क्या एडवाइसेस दी कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स उन्होंने बोला कि ह्यूमन बींग जो हैं वो सेल्फिश होते हैं, तो ऐसे लोग प्रजा पे जो लोग सेल्फिश है उस पर रूल करने के लिए राजा को इस तरह से रूल करना चाहिए कि प्रजा को लगे कि उस राजा उन्हीं के ही इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, तभी तो वो राजा टिक पाएगा, ठीक है। जब प्रजा को ऐसा फील होगा, क्योंकि प्रजा कैसी है, पीपल कैसे हैं, वो सेल्फिश होते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ सेकंड पॉइंट को देखिए क्या लिखा है, अ प्रिंस हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डेमोन्स्ट्रेट हिज स्ट्रेंथ वेन एवर नेसेसरी। प्रिंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े या ऐसी सिचुएशन आए तो उसको अपनी स्ट्रेंथ को भी शो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बताया, अ प्रिंस हैड टू सेलेक्ट हिज ऑफिसर्स एंड एडवाइजर्स केयरफुली एंड शुड नॉट हेजिटेट टू पर्ज दोज हुड हैड बीन डिसलॉयल। बोला कि राजा को जो अपने जो
काउंसल्स होती है ना, जो उनके ऑफिसर्स या एडवाइज़र्स जो इन्हें सेलेक्ट करता है राजा, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली उनको सेलेक्ट करना चाहिए। और जो लोग भी डिसलॉयल हों, जो लॉयल्टी ना जिनके अंदर नहीं है, उनको बिना हेजिटेट किए उनको पर्च करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि प्रिंस शुड नो द स्किलफुल यूज़ ऑफ बोथ हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। प्रिंस ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जिसको हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का इस्तेमाल करना अच्छे से आता हो। कब किस चीज़ का इस्तेमाल करना हो, इस चीज़ की भी प्रिंस के अंदर समझ हो। प्रिंस शुड नॉट लीव एनी वन टू टेक रिवेंज। अब देखिए, जो ऊपर वाला पॉइंट था उसी पॉइंट को एलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रिंस जो है किसी भी, मतलब प्रिंस ऐसा कभी ना करे कि किसी भी व्यक्ति को रिवेंज लेना पड़ जाए। ठीक है। या तो उस व्यक्ति के साथ, मतलब प्रिंस को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि बहुत ही प्यार से ट्रीट करे, अदरवाइज जो है प्रिंस जो है जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पूरी तरीके से क्रश कर दे। ठीक है। शुड नॉट लीव एनी वन टू टेक रिवेंज, बिकॉज रिवेंज क्या है, एक बहुत ही पावरफुल सेंटिमेंट होता है मैन के अंदर। इंसान के अंदर जो बदला लेने की भावना होती है बहुत ही पावरफुल होती है, और उस बदला लेने पे के चक्कर में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो राजा को ऐसी संभावना ही नहीं मतलब होनी चाहिए उनकी सोसाइटी में, उसके राज्य में, कि कोई भी इंसान उससे बदला ले। अगर किसी के अंदर ऐसी भावना आ जाए तो उसको पूरी तरीके से क्रश कर देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। ठीक। फिर उन्होंने बोला, आप देखिए जो मैकियावेली का थॉट है, अगर आप आज के थॉट से कंपेयर करें तो आज, और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कैसे, क्या मैकियावेली का थॉट अभी मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न जो लोग हैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं मैकियावेली के एडवाइसेस को। अभी भी देखिए बहुत से ऐसी मतलब गवर्नमेंट ऐसी होती है कि जहाँ से उसको डेंजर फील होता है, या जो अब तो गवर्नमेंट क्योंकि करप्ट हो चुकी है, तो गवर्नमेंट के करप्शन को अगर कोई कोशिश करता है खोलने का उनके राज को, तो लोग, गवर्नमेंट उसी को ही क्रश करवा देती है। ओके। सो इट इज़ बेटर फॉर द प्रिंस टू बी फियर्ड देन लव्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकियावेली ने बोला कि प्रिंस को, जो राजा है, राजा को लोग प्यार करने की जगह बेटर क्या होगा कि उससे डरें। तो राजा ऐसा हो जिसका डर हो सबके अंदर। अ प्रिंस इज हैड टू नो टू फाइट विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड फोर्स, वाई लॉज वर फॉर सिविलाइज्ड पर्सन एंड द फोर्स वॉज फॉर ब्रूट्स। ठीक। तो राजा जो है, उन्होंने ये भी एडवाइस दिया कि राजा को दोनों तरीके से लड़ना आना चाहिए, लॉज की मतलब कानून के की मदद से भी और फोर्स की मदद से भी, दोनों तरह से लड़ना आना चाहिए। कानून उनके लिए अप्लाई करना चाहिए राजा को जो लोग सिविलाइज्ड पर्सन है, और फोर्स उन लोगों पे अप्लाई करना चाहिए जो लोग ब्रूट्स हों, जो लोग। ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द प्रिंस शुड be clever like a fox to understand the traps and brave like a lion to protect himself from the wolves। ठीक है। तो अब मैकियावेली ने क्या बोला कि राजा ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल चालाक किसकी तरह हो, फॉक्स की तरह, लोमड़ी की तरह चालाक हो, जो ट्रैप्स को बहुत ईजिली समझ सके। और ब्रेव, बहादुर किसकी तरह होना चाहिए, बिल्कुल शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को वुल से बचा सके। ठीक। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैकियावेली ने राजा को ये सारी एडवाइस दी कि राजा के अंदर कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। राजा बहुत ही चालाक होना चाहिए, बहुत ही बहादुर होना चाहिए। राजा जो है वो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का यूज़ करना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जिसका डर हो लोगों के अंदर, लोग उसे प्यार तो करें पर प्यार से ज़्यादा लोगों के अंदर डर होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो किसी को भी मतलब रिवेंज के लायक ना छोड़े, रिवेंज वाली सिचुएशन ही ना लाने दे। सो दीज आर द पॉइंट्स विच ये आपको आज आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी। ये डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया कि मैकियावेली ने एक तो स्टेट क्राफ्ट पे पूरा उनका थॉट था कि स्टेट क्राफ्ट मतलब स्टेट पे जो रूल करने वाला हो प्रिंस वो कैसा हो। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों सेपरेट होनी चाहिए। एथिक्स अलग है और पॉलिटिक्स अलग है, और इसीलिए महात्मा गांधी से उनको कंपेयर किया जाता है कि महात्मा गांधी और
मैकवेली में यही डिफरेंस था। महात्मा गांधी ने और यह एशियंट अगर फिलोसफर्स को हम देखें प्लेटो और एरिस्टोटल, तो प्लेटो और एरिस्टोटल के भी जो थॉट में था वो एथिक्स एक तरह से फाउंडेशन था, बेस था। प्लेटो ने क्योंकि क्या बोला था कि फिलोसफर किंग ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हों, ठीक है। एरिस्टोटल ने भी ऐसे ही एथिक्स को सेपरेट नहीं किया था पॉलिटिक्स से, बट मैकवेली ने एथिक्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया। ही वॉज अ फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर। और महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि नहीं, हमारे वी शुड मीन्स और एंड्स शुड बी एथिकल और मॉरल, ठीक है। बट मैकवेली के अकॉर्डिंग जो थे, मीन्स पर डिपेंड नहीं करता, आप किस तरह से जो जरिया है वो डिपेंड नहीं करता, आपके एंड्स शुड बी, अगर एंड जस्टिफाइड हैं तो मीन्स इमोरल भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैकवेली। आप समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैकवेली पीपल के लिए मोरालिटी अलग है और प्रिंस के लिए मोरालिटी अलग थी, ठीक है। पीपल के लिए मतलब जो राजा है, राजा के लिए मोरालिटी का मतलब अलग था अकॉर्डिंग टू मैकवेली, और पीपल के लिए मोरालिटी का मतलब अलग था अकॉर्डिंग टू मैकवेली। तो अब देखते हैं हम लोग पीपल के लिए क्या मोरालिटी थी। फॉलोइंग रिलीजियस एंड एथिकल प्रिंसिपल इन लाइफ, जो लोग थे उनको जो है रिलीजियस और एथिकल जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए। उन्हें ट्रुथ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टीलिंग, स्पाइंग, कॉन्स्पिरेसी, ये सब बहुत ही इमोरल एक्ट हैं जो कि पीपल के अंदर नहीं होने चाहिए। चोरी करना, एक दूसरे पे निगरानी रखना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मैकवेली मोरालिटी, पीपल को ये ये मॉरल प्रिंसिपल हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब प्रिंस के लिए उन्होंने मोरालिटी को डिफर किया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज सुप्रीम कंसर्न और प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस, ठीक। तो प्रिंस के जो प्राइम या चीफ ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लोगों की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो अब अगर लोगों की सिक्योरिटी के लिए या नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर राजा को किसी तरीके से इमोरल मीन्स को भी अपनाना पड़े तो वो भी जस्टिफाइड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन बाय द प्रिंस इज जस्टिफाइड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आया इस पॉइंट का क्या मतलब, कि मैकवेली ने बोला कि किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एक्शन जो कि नेशनल इंटरेस्ट पे अगर है, अगर देश का उस पर भला है, अगर देश का भलाई है उस चीज़ पे, तो किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एक्शन प्रिंस का जो राजा है वो जस्टिफाइड है, चाहे वो मॉरल हो चाहे वो इमोरल हो, नॉट बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रिंस के लिए मोरालिटी अलग थी मैकवेली के अकॉर्डिंग, और पीपल के लिए मोरालिटी अलग थी मैकवेली के अकॉर्डिंग। सो मैकवेली सेपरेटेड द प्राइवेट फ्रॉम द पब्लिक स्फेयर ऑफ मोरालिटी। तो मैकवेली ने जो है वो मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्राइवेट फ्रॉम, मतलब प्राइवेट कौन, मतलब पब्लिक, तो पब्लिक स्फेयर और प्राइवेट स्फेयर दोनों से सेपरेट किया। उन्होंने बोला जो मोरालिटी है प्रिंस की वो डिफरेंट है द मोरालिटी ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन को तो मॉरल होना चाहिए, उसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बट प्रिंस अगर मॉरल हो जाएगा तो वो जो नेशनल इंटरेस्ट को या पीपल की सिक्योरिटी, जिस राज्य पे राज कर रहा है उसकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। A prince had to be compassionate, humane, loyal, and honest, while simultaneously willing to use force, fraud, deception, and treachery, धोखाधड़ी भी, ठीक। तो अब देखिए कितना बोल्ड स्टेटमेंट मैकवेली ने दिया कि राजा जो है, राजा को लॉयल तो होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, बहुत ही दयालु भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसी सिचुएशन आ पड़े कि उसके राज पे अगर मतलब राज की रक्षा की बात आज पड़े तो उस टाइम पे राजा को फोर्स का भी यूज़ कर लेना चाहिए, उसको फ्रॉड भी कर लेना चाहिए, धोखाधड़ी भी कर लेनी चाहिए, ठीक। सो ये चीज़ प्रिंस ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसीलिए लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को क्या बोला, ही इज़ अ टीचर ऑफ इविल। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टेट क्राफ्ट जब समझा रही थी कि मैकियावेली को क्या बोला जाता था, डेविल्स डिसाइपल या डेस्पॉट्स ट्यूटर। इसीलिए डेविल्स डिसाइपल और डेस्पॉट ट्यूटर
बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने प्रिंस के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ बताई कि राजा ऐसा होना चाहिए, उसको इमोरलिटी भी चूज़ कर लेनी चाहिए। और राजा ने मतलब ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैकियावेली ऐसा क्यों सोचते थे, कि राजा को ऐसी एडवाइस क्यों देना चाहते थे। क्योंकि उस टाइम पे इटली का सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ही वहाँ पे करप्शन था लोगों के अंदर, इटली बहुत ही भागों में डिवाइडेड था। तो वो चाहते थे कि इटली यूनिफाइड हो, और इटली को यूनिफाई करने के लिए उनके लिए वो चाहते थे कि एक ऐसा राजा हो जो बहुत ही डेस्पोटिक रूलर हो, जो इटली को यूनिफाई करने में मदद कर सके, यूनाइट करने में मदद कर सके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि इटली जो है वो मतलब उनके अकॉर्डिंग उनकी थॉट क्या थी, कि उन्होंने ऐसा बताया ना कि अ प्रिंस हैड टू बी कंपैशनेट, ह्यूमन, लॉयल, ऑनेस्ट, वाइल साइमल्टेनियसली विलिंग टू यूज़ फोर्स, फ्रॉड, डिसेप्शन एंड ट्रैकरी। क्यों ऐसा इन्होंने बोला कि सपोज मान लीजिए कोई राजा है जो राज कर रहा है अपने पे, अगर कोई बाहर फॉरेन पावर उस पर अटैक कर दे तो उस टाइम पे राजा मोरालिटी को देखेगा, कि उस टाइम पे राजा अपने देश को बचाने के बारे में सोचेगा। तो अपने देश के हित के लिए वो उस टाइम पे इमोरल मीन्स को भी अपना सकता है, और उसके वो जो इमोरल मीन्स हैं दे आर जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैकियावेली का थॉट। सो अब देखिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। द कॉमन मैन कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल्स। मैकियावेली कहते हैं कि जो कॉमन इंसान, जो आम इंसान है, आम व्यक्ति जो है, वो अपने सिद्धांतों मतलब वो अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता है, क्योंकि वो उसकी अकेले की जान है। तो वो अपने प्रिंसिपल, अपने वसूलों, अपने सिद्धांतों पे वर्क करने पे, उन्हीं सिद्धांतों पे चलने के लिए, सपोज़ ऐसा आ जाए कि उसकी जान आन पे पड़ी आ जाए, तो अगर उसके जान पे बात आ जाए तो वो अपनी जान गंवा सकता है। लेकिन प्रिंस जो है, जो राजा है, वो नहीं सेक्रीफाइस कर सकता नेशन स्टेट को, क्योंकि अपने प्रिंसिपल के लिए, मतलब अपने मॉरल प्रिंसिपल के लिए, अपने मूल सिद्धांतों की वजह से अब नेशन स्टेट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ठीक, आई होप समझ में आया। तो इसीलिए मैकियावेली ने प्रिंस को क्या बताया कि प्रिंस जो है वो फोर्स का और फ्रॉड का भी यूज़ कर सकता है। पॉलिटिकल एक्शंस मस्ट बी जज्ड बाय पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स एंड नॉट बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। इस पॉइंट को समझिए क्या कह रहा है। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए, अगर आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लें, उसके नोट्स बना लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में भी और यूजीसी में भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही टू द पॉइंट सीरीज चल रही है, एंड आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक। सो पॉलिटिकल एक्शंस मस्ट बी जज। इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल एक्शंस को कैसे जज करना चाहिए, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स से, ना कि रिलीजन और एथिक्स से या मॉरल प्रिंसिपल से पॉलिटिकल एक्शंस को जज करना चाहिए। इन्होंने बोला मैकियावेली ने कि इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मीन्स। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैकियावेली ने बोला कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो एंड्स हैं वही मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। एंड्स और मीन्स आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इन दोनों वर्ड्स का मतलब, मीन्स मतलब जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और एंड्स मतलब जो एंड आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, ठीक है। सो एंड्स ही जस्टिफाई करते हैं, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, वही जस्टिफाई कर रहा है आपके प्रोसेस को इन पॉलिटिक्स। बट इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की जो पॉलिटिकल थॉट को अगर आप, जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो वो इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि हमारे मीन्स जो होना चाहिए, हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए वो भी मॉरल होना चाहिए, और तभी हमारा आउटपुट भी मॉरल आएगा, बहुत ठीक है। सो मैकियावेली अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ इमोरल मीन्स फॉर अचीविंग द पॉलिटिकल एंड्स। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है कि मैकियावेली ने इसीलिए बोला कि जो इमोरल मीन्स को भी यूज़ कर लेना चाहिए फॉर अचीविंग द पॉलिटिकल एंड्स। ही वॉज द फर्स्ट टू इनकरेज द यूज़ ऑफ डर्टी हैंड्स। दिस टर्म, डर्टी हैंड टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओपी गाभा में ऐसे मेंशन है, डर्टी हैंड्स, ठीक है। और इसीलिए आज के डेट में भी हम लोग आम जब भाषा में बोलते हैं आम, तो हम लोग आपस में ये कहते हैं ना कि नहीं, पॉलिटिक्स बहुत ही गंदा गेम है, ठीक है। पॉलिटिक्स में तो कूदना बहुत ही मतलब
डर्टी हैंड्स करना, ठीक है। तो ये जो डर्टी हैंड्स का टर्म था ये मैकुली के टाइम का था, ठीक है। तो इन्होंने बोला, मैकुली ने जो ये ही वॉज द फर्स्ट टू इनकरेज द डर्टी हैंड्स इन पॉलिटिक्स। इन्होंने बोला कि हमें, बिकॉज दे आर एबल टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स लाइक सेविंग द कम्युनिटी फ्रॉम एन इमिनेंट डिजास्टर्स। सो मैकुली ने क्या बोला कि अगर अपने प्रजा को बचाना है किसी भी डिज़ास्टर से, किसी भी अटैक से या बड़े नुकसान से, तो राजनीति में अपने हाथ गंदे करना भी मॉरल है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी को के थॉट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला कि मीन्स शुड बी एज पायस एज द एंड। मीन्स भी उतने मॉरल होने चाहिए जैसे कि एंड, क्योंकि एक अगर रॉन्ग वे विल नेवर टेक टू अ राइट डेस्टिनेशन। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि अगर आपका तरीका गलत है ना प्रोसेस का, तो आप कभी भी सही डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं सकते। तो आपका मीन्स भी उतना ही मॉरल होना चाहिए जितना कि एंड। दिस वॉज द थॉट ऑफ महात्मा गांधी. But Machiavelli advises the prince to take steps to provide for an effective security of women in his state. और इन्होंने मैकियावेली ने ये भी बोला कि हमें अपने राज्य का तो सिक्योरिटी देखनी है और साथ में वीमेन की सिक्योरिटी पे भी उन्होंने बहुत बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीमेन की सिक्योरिटी भी. एंड ही वांटेड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑनर ऑफ द पीपल. ठीक है, तो अपनी मतलब लोगों की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए हर एक पॉलिटिकल एक्शन प्रिंस का, राजा का जस्टिफाइड है. मैकियावेली ने ही ऑल्सो सेपरेटेड द रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने एथिक्स को पॉलिटिक्स से भी सेपरेट किया और साथ ही साथ उन्होंने रिलीजन को भी पॉलिटिक्स से सेपरेट किया. उन्होंने बोला कि रिलीजन और पॉलिटिक्स एक मतलब मिक्स नहीं होने चाहिए. पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और रिलीजन अलग चीज़ है. तो कहीं ना कहीं इनकी जो थॉट थी, इनके थॉट से क्या रिफ्लेक्ट होता है, सेकुलरिज्म की भावना रिफ्लेक्ट होती है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, सेकुलराइजेशन ऑफ थॉट एंड लाइफ. ही डिड नॉट एक्सेप्ट द रोल ऑफ रिलीजन क्रिश्चियनिटी टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द मिडिल एज. जैसे कि मिडिल एज में क्या था कि चर्च ही, जो चर्च था वही पॉलिटिक्स को होल्ड करता था. तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में जो है रिलीजन का या क्रिश्चियनिटी का रोल नहीं होना चाहिए. चर्च जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि चर्च एक करप्ट इंस्टीट्यूशन है. देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन अपीयरिंग टू बी रिलीजियस. उन्होंने बोला कि, और लेकिन इन्होंने ये तो बोला कि देखिए आप यहाँ पे समझिए कि मैकियावेली ने कितनी चालाकी वाली बात बोली कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग होने चाहिए, सेपरेटेड होने चाहिए. रिलीजन का इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा, क्योंकि लोगों के अंदर रिलीजियस भावना होती है, लोग एथिकल और मॉरल और रिलीजियस होते हैं, तो इसलिए राजा को जब लगे कि हाँ उसे मतलब ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि वो रिलीजियस है, बट रिलीजन को इंक्लूड नहीं करना चाहिए. आई होप ये बहुत बड़ी कूटनीति वाली बात बोल दी और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैकियावेली क्या समझाना चाहते थे. और कहीं ना कहीं आज के पॉलिटिशियंस इस चीज़ को समझते हैं. मैकियावेली की इसी चीज़ को कहीं ना कहीं आज के पॉलिटिशियंस जो हैं वो एज अ टूल इस्तेमाल भी करते हैं. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिक्स और जो रिलीजन है वो सेपरेट होने चाहिए, बट देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन अपेयरिंग टू बी रिलीजियस. रिलीजन वॉज अ डिसिप्लिनरी फोर्स एंड शुड बी यूज बाय प्रिंस टू कंट्रोल द पीपल एज वेल एज सोर्स टू विन बैक द लेजिटिमेसी. इन्होंने क्या बोला कि रिलीजन एक तरह से डिसिप्लिनरी फोर्स की काम करता है कि प्रिंस को जो है वो रिलीजन का यूज़ करना चाहिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए और उन लेजिटिमेसी को जीतने के लिए. मतलब राजा जो है लोगों के दिलों को जीतने के लिए रिलीजन का यूज़ करना चाहिए, बट रिलीजन को पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. बस उसे लगना चाहिए कि वो रिलीजियस है. अगर मैं आपको मतलब ये डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, बट फिर भी मैं अगर कहूँ तो क्या आज की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती? हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ मैंशन कि सेकुलरिज्म, तो सेकुलर रिलीजन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, बट स्टिल जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसका यूज़ करती है राजा. तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी. सो ही रिप्रेजेंटेड यूटिलिटेरियन अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन.
तो इन्होंने रिलीजन के लिए मैकॉले ने कैसा अप्रोच बताया, यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो जेरेमी बेंथम का अप्रोच था कि भाई जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे रिलीजन का यूज़ पॉलिटिक्स में कर लेना चाहिए, अदरवाइज पॉलिटिक्स का यूज़ रिलीजन का यूज़ पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही थॉट कौटिल्य का भी था। हम लोग जब नेक्स्ट यूनिट में कौटिल्य को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे का जो टॉपिक है कि मैकॉले का क्या गवर्नमेंट को लेके क्या क्लासिफिकेशन था और उनके फेमस कोट्स और कमेंट्रीज, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो thank you. Please like, share and subscribe this channel, and if you want to give any suggestion,